वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लेक्चर में हमने देखना है वैल्यू सिस्टम, टीम और ग्रुप वर्क को। सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू सिस्टम से। वैल्यूज क्या होती हैं? तो वैल्यूज आर द बेसिक कन्विक्शंस दैट गिव अस द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड। वैल्यूज किसी भी इंसान की वो बिलीव्स होते हैं जो उसको ये सेंस देती है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। ये जो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, इसका जो बिलीफ होता है ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं। मेरे लिए शायद कोई चीज़ ठीक हो, आपके लिए क्या कोई चीज़ गलत हो, तो ये एक डिफरेंस ऑफ बिलीफ आता है। तो ये बिलीफ कि हमें क्या, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबको पता है कि गलत हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबको पता है कि सही हैं। तो ये कुछ कन्विक्शंस होती हैं वैल्यूज़ की। अच्छा, a value system is a set of consistent ethical values and measures used for purpose of ethical or ideological integrity। अपनी आइडियोलॉजिकल और एथिकल इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम जो है एक सेट ऑफ कंसिस्टेंट एथिकल वैल्यूज़ होती हैं हमारी। फॉर एग्जांपल, अब हमें पता है कि एथिक्स क्या है, हमें पता है कि बड़ों से तमीज़ से बात की जाती है, हमें पता है कि बड़ों को पहले सलाम किया जाता है, हमें पता है कि अगर कोई हमारा एल्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। तो ये वो चीज़ें जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं। और हमें एथिकल वैल्यूज़ क्यों हैं? हमें क्योंकि हमें एथिकल इंटेग्रिटी रही। अब कोई शख्स है, अगर वो अपने किसी बड़े का एहतराम नहीं करता, यानी कि वो एथिकल इंटेग्रिटी को अचीव नहीं कर रहा, तो सारी बात है उसमें एथिकल वैल्यूज़ नहीं होंगी। A hierarchy based on a ranking of an individual's values in terms of their intensity forms his her value system। किसी भी इंसान की जो वैल्यू सिस्टम होता है, जो उसमें वैल्यूज होती हैं, वो हायरार्की की बेस पे रैंक करती हैं कि वो किस तरह से वैल्यू देता है। वैल्यूज वो बिलीफ होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी इंसान के जजमेंटल आइडियाज़ को, कि वो क्या ठीक है क्या गलत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी चीज़ का जजमेंट लेनी है, किसी चीज़ का फैसला करना है कि वो चीज़ ठीक है कि गलत है, तो ये चीज़ आपके बिलीफ पर डिपेंड करती है कि आपके लिए वो चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक। फॉर एग्जांपल, वी आर मुस्लिम्स, हमें पता है कि जो ड्रिंकिंग इज़ बैड, हमें पता है कि जो ड्रिंकिंग है वो ठीक नहीं है, ये हमारा एक बिलीफ है। लेकिन अगर हम किसी अंग्रेज़ को लें तो उनके लिए जो ड्रिंकिंग है वो एक अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, तो उनका बिलीफ और है। तो इस तरह के हर इंसान के अपने बिलीफ होते हैं जिस पे वो जजमेंटल आइडियाज़ देता है। इस तरह हम जो भी काम करती हैं लाइफ में, हमें पता होता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो ये हर बंदे के अपने बिलीफ होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा कहता है, ये उसका बिलीफ है, और दूसरा बंदा उसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा कहता है, ये उसका बिलीफ है। तो ये जो बिलीफ होती है ये वैल्यूज़ होती हैं। Ethical behavior is acting in ways consistent with one's personal values and the commonly held values of organization and society। एथिकल बिहेवियर जो होता है वो इन वैल्यूज़ को डील कर रहा होता है कि किसी भी बंदे की पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं और वो वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के लिए कितनी कॉमन है। Ethics is a set of moral principles or values which is concerned with the rightness or wrongness of human behavior and which guides your conduct in relation to others। तो एथिक्स जो है वो एक सेट होता है मोरल प्रिंसिपल का। हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स जो है वो मोरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज जो है ना, उसका एक सेट होता है जो कि ये कंसर्न करता है कि ठीक किसी भी इंसान के बिहेवियर को और दूसरों के साथ रिलेशंस को गलत और सही की बिना पर डील करता है। एथिक्स इन्वॉल्व लर्निंग व्हाट इज रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, एंड देन डूइंग द राइट थिंग। एथिक्स में ये बात भी आती है कि हमें पहले तो ये पता हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। पहले तो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हमें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है और क्या चीज़ गलत है। उसके बाद जो ठीक चीज़ है, राइट थिंग है, हम वो काम करें। दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है टर्मिनल वैल्यूज़ और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। तो जो टर्मिनल वैल्यूज़ होती हैं वो असल में नाम से ही है कि ये टर्मिनल होती हैं, द डिज़ायरेबल एंड स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज़ की जो एंड स्टेट है ना, डिज़ायरेबल एंड स्टेट, जो आप चाहते हैं कि आखिरकार आपको ये मिल जाए, आखिरकार आपका एक गोल अचीव हो जाए, तो वो आपकी टर्मिनल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट की ये ख्वाहिश है कि उसके किसी ABC, बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर हाउस है ABC, वहाँ पर उसकी जॉब हो जाए, तो जॉब के लिहाज से ही उसकी एक एंड स्टेट हो सकती है, डिजायरेबल एंड स्टेट हो सकती है कि वो जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी डिजायरेबल एंड स्टेट ये है कि उसकी ABC कंपनी में जॉब हो जाए, तो ये उसकी टर्मिनल वैल्यू होगी। या अगर किसी बंदे की ये टर्मिनल वैल्यू है कि वो हज कर ले, तो वो हज करना उसकी एक टर्मिनल वैल्यू होगी।
इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं कि जो हम द वे टू अचीविंग गोल्स, के उस गोल को अचीव करने के लिए जो हम काम करते हैं, जिस रास्ते से हम गुजरते हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं। द प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ मीन्स ऑफ अचीविंग वंस टर्मिनल वैल्यू, कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने के लिए जो हम मोड लेते हैं, जो हम वे लेते हैं, वो हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से पहला फैक्टर है फैमिली फैक्टर। प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय पेरेंट्स टू शेप द पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, किसी कि जब हम हमारे पेरेंट्स हमें जो हमारे पास जो प्रैक्टिसेस करते हैं हमारे सामने, हमारी पर्सनालिटी को शेप देने के लिए, हमारी पर्सनालिटी को ठीक करने के लिए, वो फैमिली फैक्टर्स में आता है। जैसे कि अगर किसी इंसान की वैल्यूज इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे कि अगर किसी घर के अंदर पंजाबी बोली जाती है या माइनर अब्यूजेस की जाती हैं, तो वो चीज़ जो है वो बच्चे की पर्सनालिटी में भी आती है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस जो घर में होती है बच्चा उसको अडॉप्ट करता है। तो फैमिली फैक्टर से भी आप में वैल्यूज आती हैं कि आप क्या पता अगर बात पे अब्यूज करें, क्योंकि वो चीज़ आपको आपकी फैमिली फैक्टर से आई हो। आपकी फैमिली में शायद ऐसा हुआ हो जब कज़न मिलते हो वो एक दूसरे को मजाक में अब्यूज करते हो, और सीरियस नहीं, बेशक मजाक में अब्यूज करते हो, या वो बात करते हुए कोई हल्का फुल्का अब्यूज कर देती हो। तो फैमिली फैक्टर से बहुत सारी चीज़ें आप में आती हैं, ये आपकी वैल्यूज होती हैं। अगर आपकी फैमिली में ये है कि हर जो बड़ा है उसको पहले सलाम किया जाता, तो आप में भी वो चीज़ आ जाती है। तो ये जो वैल्यूज हैं फैमिली फैक्टर से आती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। फिर कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि इंसान के अंदर सोशल फैक्टर से आती हैं। अब सोशल फैक्टर वो होते हैं जो हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कि सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं, और हम अपनी सोसाइटी में जिसमें हम उठते बैठते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कि अगर किसी कोई एक लड़का है, उस लड़के का उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं है, वो उन लड़कों में है जो स्मोकिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा चांस है कि जो वो लड़का होगा उसको वो भी स्मोकिंग करेगा, क्योंकि ये सोशल फैक्टर्स उसमें चीज़ आई है। बेशक उसके घर में कोई स्मोकिंग ना करता हो, लेकिन उसका सोशल सर्कल इस तरह का है, सोशल फैक्टर्स उसमें इस तरह के हैं कि उसमें वो चीज़ आ सकती है। फिर होते हैं कल्चरल फैक्टर्स। कुछ चीज़ें कल्चर से भी हमारे पास आती हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे होते हैं उससे हमारे पास आती हैं। जैसे कि अगर हम जिस माहौल में रहते हैं उस चीज़ में, उससे हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर कुछ पर्सनल फैक्टर इंसान के अपने एट्रीब्यूट्स पे होते हैं, इंसान की अपनी मर्जी भी होती है, जो खुद से उसकी कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, वो पर्सनल फैक्टर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान की वैल्यूज़ डेवलप करती हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान, हमें पता है कि वो बहुत अच्छा है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करता है, वो अपने काम में भी ठीक है, वो कोई करप्शन भी नहीं करता, वो कोई और दूसरा स्मोकिंग भी नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं उसकी, और ये सारी वैल्यूज़ को बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आई होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टीम की और ग्रुप की। अगर फॉर्मल डेफिनेशन इसकी देखें तो अ ग्रुप मे बी डिफाइंड एज 2 और मोर पर्सन्स, कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, जो कि एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। 2 तरह के मेनली ग्रुप्स हम देखते हैं, एक होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स और एक होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिग्नेटेड काम के लिए डिफाइन किए होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस में एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में 4 लोग काम कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर हाउस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ही आपको बताया कि कौन से 4 लोग हैं, तो उन्होंने आपको आपके 4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया। तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है जो कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए, एक डिजिग्नेटेड काम को करने के लिए डिफाइन हुआ है। इसी तरह से इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं कि जो हमारे सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स हैं, आप 3-4 फ्रेंड्स मिलके बाहर हैंग आउट करते हैं, तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है ये। ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, इसकी सॉफ्टवेयर हाउसेस में स्पेशली क्या अहमियत होती है, तो मोर इनपुट्स फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स कैन बी मेड अवेलेबल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी डिसीजन मेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अगर इनपुट आती हैं तो वो जो अच्छा होता है वो वेरियस पर्सपेक्टिव से इनपुट आती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हाउस में कोई एक प्रोजेक्ट होने के लिए आया है और अब उस पर यह डिस्कशन हो रही है कि इसको हम किस बैक एंड लैंग्वेज में करें। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट है तो वो अगर ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी सर्वर साइड लैंग्वेज में ही करें, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पर्सपेक्टिव आएंगे, उतनी ज़्यादा इनपुट आएगी, फिर एक डिसीजन मेक होगा कि इसको किस पे करना है। तो इस तरह से हर बंदे की, क्योंकि राय मुख्तलिफ होती है, हर बंदे की का जो स्कूल ऑफ थॉट होता है वो डिफरेंट होता है, तो उस लिहाज से जो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बेहतर आता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप सिंगल डिसीजन मेकिंग करें। उसके बाद पीपल इन द ग्रुप आर मोर सपोर्टिव ऑन द डिसीजन दैट वर फॉर्मुलेटेड विद देयर असिस्टेंट्स। फिर जो फैसला हो जाता है तो जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फैसला हुआ लेकिन अब वो फैसला सबकी मुशावरत से हुआ,
और अब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर हाउस में एक सब ने मिल के सबकी एक इत्तेफाक राय से एक ये डिसाइड हुआ कि इसको हमने इस लैंग्वेज पे करना है। अब उस लैंग्वेज में आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई काम नहीं होता या कोई काम आपको प्रॉब्लम करता है, तो इसमें क्योंकि डिसीजन सबका होता है, तो इसलिए जितने भी लोग ग्रुप में होते हैं वो सब सपोर्टिव होते हैं, वो सबको उसको सपोर्ट करते हैं उस डिसीजन को, और उसमें भी अच्छा हो या बुरा हो सब एक जैसे उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप्स होते हैं वो अलाउ करते हैं एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि कोई बंदा अपने एक इंफॉर्मेशन से दूसरे, एक बंदा अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को दे रहा होता है, दूसरा पहले को दे रहा होता है, और एक कलेक्टिव यहाँ पर काम हो रहा होता है। The opportunity for fulfilling the safety, affiliation and esteem need of group members is made available। यहाँ पर फिर आपकी affiliation सबकी होती है, safety होती है और एक esteem need होती है ग्रुप मेंबर्स की। इसके अलावा जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं गेट सपोर्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ग्रुप में होता ही है कि अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई दूसरा बंदा उसकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो इसलिए ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि इकट्ठा ज़्यादा माइंड के साथ एक ही काम हो। अब कुछ टेक्निक्स होती हैं ग्रुप मेकिंग डिसीजन में, कि जब भी आप जो ग्रुप मेकिंग डिसीजन कर रहे होते हैं ग्रुप में, तो वहाँ पर फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहली उसमें से आती है इंटरेक्टिंग ग्रुप। So basically interacting groups are typical groups in which members interact with each other face to face। Interacting का नाम ही है कि आप इंटरेक्ट करते हैं, कि ये वो ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर आप फेस टू फेस बात करते हैं। This essence of interaction is sending and receiving of information through oral, written and non-verbal communication। इसमें आप बोल के, लिख के या non-verbal communication भी करते हैं, यानी कि आप एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, वो इंटरेक्टिंग ग्रुप्स में होता है। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। So basically brainstorming is a group problem solving technique which promotes creativity by encouraging members to come up with any ideas no matter how strange without fear of criticism। एक चीज जिससे हम सब लोग डरते हैं, जिससे हम सब लोग पीछे रहते हैं, वो होता है क्रिटिसिज्म। जब भी किसी बंदे ने कोई नया आइडिया फ्लोट करना होता है तो वो ये सोचता है कि कहीं इसमें क्रिटिसिज्म ना हो, उसकी इंसल्ट ना हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वो टेक्निक है जिसमें क्रिटिसिज्म का फियर नहीं होता, जिसमें हमें पता है कि जिसमें सबको ये कहा जाता है कि आप दूसरे को आइडिया दें और सब अपना अपना आइडिया लेके आए और फिर देखा जाता है कि किसका आइडिया ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यानी कि इस तरह से कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आया होने के लिए, तो उसमें सबको ये कहा जाता है कि सब अपने अपने आइडियाज लेके आए, तो उसमें फिर सबको ये भी कहा जाता है कि इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आइडिया किसी का ठीक नहीं है तो बाकी उस पर हंसेंगे या बाकी उसको इंसल्ट करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में बिल्कुल ये नहीं होता कि इस टेक्निक में आप क्रिटिसिज्म के फियर से आज़ाद होकर काम करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोसीजर, कि जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल, जितने आइडियाज चाहें वो ला सकते हैं। क्रिएटिव होंगे, फ्री विलिंग होंगे और इमेजिनेटिव होंगे। बिल्ड अपॉन, एक्सटेंड और कंबाइन रियल आइडियाज, कि अगर कोई आइडिया पहले है तो उनको एक्सटेंड कर सकते हैं या पुराने कोई आइडियाज को कंबाइन करके भी बता सकते हैं। विद होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स आइडिया, क्रिटिसिज्म का इसमें कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होता। फिर होते हैं नॉमिनल ग्रुप। नॉमिनल ग्रुप वो टेक्निक होती है डिसीजन मेकिंग में जिसमें जो बंदा होता है, इंडिविजुअल होता है, वो फेस टू फेस मिलते हैं टू पूल देयर जजमेंट इन सिस्टमैटिक बट इंडिपेंडेंट फैशन, कि इसके अंदर वो आपस में फेस टू फेस बात तो करते हैं, लेकिन ये जो होता है वो जजमेंट सिस्टमैटिक होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि इंडिविजुअल मेंबर्स क्वाइटली लिस्ट देयर आइडियाज, के अपने चुप करके आइडियाज लिखते हैं। आइडियाज आर रिटन ऑन अ चार्ट वन एट अ टाइम अंटिल ऑल आइडियाज आर लिस्टेड। एक एक करके आइडियाज लिखे जाते हैं। ब्रीफ टाइम उनको दिया जाता है कि अगर उस पर डिस्कशन हो, क्लैरिफिकेशन हो, और उसके बाद एक रिटन वोट लिया जाता है और ग्रुप डिसीजन है वो अनाउंस किया जाता है। यानी कि चुप करके काम होता है कि सब बंदा अपने आइडियाज लिखते हैं, उसके बाद सबको वो शो किए जाते हैं, सबका एक रिटन वोट लिया जाता है और फिर जो डिसीजन होता है वो अनाउंस किया जाता है और उसको सब मानते हैं। आखिर में आता है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। हमें पता है कि ई मीटिंग होती है, ये डिसीजन मेकिंग की वो टेक्निक है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं। और उसके अंदर जो कमेंटिंग होती है उनमें अलाउ होता है कि अनोनिमिटी हो, यानी कि आपको नहीं पता कि किसका कमेंट आ रहा है, आप अनोनिमस होकर कमेंट कर सकते हैं और एग्रीगेशन ऑफ वोट होता है इसके अंदर। ये टेक्निक जो है इसका एक डिसएडवांटेज एडवांटेज है, डिस्टिंक्ट एडवांटेज इसका ये है कि अनोनिमिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, स्पीड होती है, कि जल्दी जल्दी आंसर आ रहे होते हैं। अनोनिमस होता है, हर बंदा फ्रीली अपना आंसर देता है, फ्रीली अपनी बात कहता है और ऑनेस्टी से बात कहता है।
यानी कि इसमें ये आपको नहीं होता है कि आप बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने बात किया, ये अनोनिमस होता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।